नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है इस लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस रवाना हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने फ्रांस दौरे से पहले ही फ्रेंच अखबार को अपना इंटरव्यू दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन की फ्रांस यात्रा पर रवाना हो चुके हैं, जहां वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपनी यात्रा को कई मायनों में खास बताया और कहा है कि दोनों ही देश तमाम क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ कई अहम रक्षा समझौते भी हो सकते हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच यूपीआई को लेकर भी डील पक्की की जा सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन की फ्रांस यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं और इससे ठीक पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के एक बड़े अखबार को इंटरव्यू दिया, जहां फ्रांस के लीडिंग मीडिया समूह लेस इकोस को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर बात की और कहा है कि ग्लोबल साउथ के अधिकारों को दुनिया भर में लंबे समय से नकारा गया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत को ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत कंधे और तौर पर देखता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान बताया कि ऐसे भारत 2047 तक एक विकसित देश होने की तरफ बढ़ रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से जल भराव हो गया है और अब रोड सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, जिसके बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। तो उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश ने विकराल रूप धर लिया है, जहां देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि 45 साल बाद यमुना नदी का जलस्तर 208 मीटर के पहाड़ पहुंच गया है, जहां बुधवार देर रात दिल्ली में पुराने रेलवे पुल के पास यमुना का जलस्तर 208.08 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जहां दिल्ली में नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ही बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाई थी और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से भी इस मामले में मदद मांगी है। तो दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है, जहां जरूरी सेवा देने वाले सभी सरकारी दफ्तरों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तर रविवार तक वर्क फ्रॉम होम पर चलेंगे। बता दें कि प्राइवेट दफ्तर को भी रविवार तक वर्क फ्रॉम होम रहने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी गई है और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में जानकारी दी। दिल्ली के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा में भी बारिश के चलते हालात गंभीर हैं, जहां राजधानी दिल्ली इस समय बाढ़ की चपेट में है और दिल्ली के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो वहीं निचले इलाकों में रहने वाले 16,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जहां आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। तो वहीं बाढ़ के चलते निगम बोध घाट बंद कर दिया गया है और लोहा पुल इलाके में लोग घरों और मंदिरों की छत पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ संभावित क्षेत्रों को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है, जहां धारा 144 के तहत 4 या उससे ज्यादा लोगों के गैर कानूनी जमावड़े और समूह की सार्वजनिक आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है। बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी कहा है और निचले इलाकों में आवाजाही न करने के लिए भी चेतावनी दे दी गई है। तो उत्तराखंड में भी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां जल भराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बाढ़ों से दरकते भी लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनते नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचा रखी है, जहां पहाड़ी इलाकों में दरकते पहाड़ों की वजह से कई हादसे रोड और बंद हो चुके हैं। वहीं मैदानी इलाकों में जल भराव और नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है, जहां पहाड़ी इलाकों में कुदरत की मार सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है।
उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग और चमोली में बद्रीनाथ राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन से रोड बाधित हो गया, जिसके बाद उत्तरकाशी के खीर गंगा में बाइक से आए करीबन 400 कांवड़ यात्री, गंगनानी में 2000 से अधिक यात्री और चमोली के बद्रीनाथ राजमार्ग पर करीब 3000 यात्री उत्तराखंड में फंस गए। तो उत्तराखंड में कुदरत ने कोहराम मचा दिया है और बरसात जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है, जहां रास्ते टूटे हुए हैं और लोग घरों में कैद हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने भी ये माना है कि बारिश का अलर्ट उत्तराखंड के लिए हमेशा से ही चुनौती से भरा है, जहां उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर बुधवार को ही बारिश जारी रही। इस दौरान 3 व्यक्तियों की नदी में डूबने से मौत हो गई, जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा मध्य प्रदेश के लिए 403 करोड़ रुपए जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। बता दें कि लगातार बारिश के चलते भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कई मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे जनजीवन के साथ साथ चार धाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। और चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और चमोली जोशीमठ के बीच 5 जगहों पर भूस्खलन और मलबा गिरने से राजमार्ग बंद हुआ, जिसके बाद चमोली के अपर जिला सूचना अधिकारी रविंद्र नेगी ने बताया है कि प्रशासन ने बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों को गौचर, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग से में सुरक्षित स्थानों पर रखा है। और इसी तरह ही कांवड़ यात्रा पर भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जहां रोड बाधित हो रहे हैं, जिससे कांवड़ यात्रा पर भी असर देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड में कुल मिला के बारिश ने तबाही मचा रखी है, जहां लोगों को बढ़ता हुआ जलस्तर लगातार बढ़ा रहा है। नदी नाले उफान पर पहुंच चुके हैं, जिससे लोगों के मन में डर का माहौल पैदा हो रहा है। इस बीच बढ़ते जलस्तर को देखते हुए और पहाड़ों से दरकते टीलों को देखते हुए प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे कि चारधाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानियों का सामना हो रहा है और साथ ही कांवड़ यात्रा में चलने वाले कांवड़ियों को भी परेशानियों का सामना उत्तराखंड में करना पड़ रहा है। तो बारिश का कहर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब में भी बारिश और बढ़ते जलस्तर का खतरा देखने को मिल रहा है, जिससे पूरे पंजाब में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि पंजाब में बढ़ते जलस्तर से 14 जिले प्रभावित हुए हैं। तो मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है और अगर फिर से बारिश होती है तो और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से बारिश थम गई थी, लेकिन नदियों में उफान की वजह से बाढ़ का खतरा पंजाब में लगातार बरकरार है, जहां पंजाब के 14 जिलों में 1058 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं इस दौरान मरने वालों का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है और इस दौरान 5 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जबकि 13,574 लोगों को सुरक्षित जगहों पर सरकार की तरफ से पहुंचा दिया गया है और इसके अलावा 127 राहत कैंप लगाए गए हैं। जहां पंजाब का रूपनगर जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो वहीं 14 जिलों में 1058 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उनमें से सबसे ज्यादा 364 गांव रूपनगर के जिले में प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा मोहाली के 278 गांव, पटियाला के 250 गांव और जालंधर के 71 गांव, तो वही तारन-तारा के 6 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके बाद 39 घर पूरी तरह से इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा 180 घरों में कुछ हिस्सों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। इस दौरान पौंद बांध पर भी 20,000 क्यूसेक पानी व्यास में छोड़ा गया है और इसके अलावा बाखंडा बांध पर भी 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। बता दें कि इसके अलावा 16,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा जाने की उम्मीद पंजाब में लगातार बनाई जा रही है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा मंडराने लगा है। जिस बीच रणजीत सागर बांध में पानी छोड़ा गया है और बाढ़ के खतरे को देखते हुए आसपास के गांव को भी लोगों को राहत कैंप में भेजा गया है और लोगों से बाहर ना निकलने की भी अपील लगातार पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही है। इसका मुआयना लेते हुए सीएम भगवंत मान ने बाढ़ के कारण मारे गए लोगों और परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से 71.5 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसके लिए ही सरकार ने और सीएम ने घोषणा कर दी है।
बुलेटिन में बात कर लेते हैं मुजाहिदीन के आतंकवादियों की, जिनको 10 साल की सजा मिल गई है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को पूरे भारत में बम विस्फोट करने के लिए पाकिस्तान समर्पित इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को 10-10 साल के कैद की सजा सुनाई है, जहां चारों आरोपियों इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे और इनमें पाकिस्तान में स्थित मुख्य आरोपी रियाज भटकल और भारत में रहने वाले यासीन भटकल भी शामिल था। बता दें कि सजा पाने वाले आतंकियों में दानिश अंसारी, आफ्ताब आलम, इमरान खान और ओबैदुर रहमान शामिल हैं, जहां चारों को 7 जुलाई को गैरकानूनी गतिविधियों के तहत दोषी ठहराया गया था और चारों को जनवरी और मार्च 2013 के बीच ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बुधवार को सुनाई गई सजा के तहत विशेष न्यायाधीश ने आरोपी दानिश अंसारी को 2000 रुपए और आफ्ताब आलम पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जहां आतंकवाद रोधी एजेंसी ने कहा है कि चारों आरोपियों ने हैदराबाद और दिल्ली समेत कई जगहों पर रैकी की थी और इसके बाद विस्फोटकों को साथ साथ हथियार और गोला बारूद भी खरीदा था, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया और अब कोर्ट ने इन्हें 10 साल की सजा सुना दी है। तो बुलेटिन में बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नगर पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर कोर्ट का रुख अपनाया है। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर विवाद के बाद अधीर रंजन चौधरी ने पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान जमकर हिंसा हुई, जहां 16 लोग मारे गए, जिसके बाद 200 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने समेत 3 मांगे उठाई हैं और साथ ही ममता सरकार से भी सवाल किया है कि आखिर पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा क्यों हुई। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। हालांकि सुनवाई की तारीखों का अब तक भी खुलासा नहीं हुआ है। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारी 3 मांगे हैं। पहला, पीड़ितों को मुआवजा राशि दी जाए, दूसरा, घायलों का पूरा इलाज कराया जाए और तीसरा, इलाज के साथ साथ वित्तीय सहायता भी दी जाए। उन्होंने कहा कि हमने यही मुद्दा उठाया है कि पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा होने की पूरी संभावना थी, तो पहले से राज्य सरकार की ओर से तैयारियां क्यों नहीं की गई, साथ ही हिंसा क्यों हुई और इतने लोग हिंसा में क्यों मारे गए, जबकि सख्त रूप के लिए से इस मामले की जांच की जानी चाहिए। নিয়ে ছেলে খেলা হলো, নির্বাচন নিয়ে যে সন্ত্রাসের মিছিল, মৃত্যুর মিছিল চলছে, এটার একটা তদন্ত হওয়া দরকার, যেটাকে কোর্টের নেতৃত্বে হওয়া দরকার। আর তার সঙ্গে বলেছিলাম যে কোর্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করবার যে দুঃসাহস এখানকার প্রশাসন দেখিয়েছে, সেই ব্যাপারে কোর্টের হস্তক্ষেপ করা দরকার এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, আমরা সিবিআই বলিনি, কিছুই না, এক হচ্ছে কোর্ট মনিটর একটা তদন্ত, আরেকটা কোর্ট অর্ডার দেওয়ার পরেও, কোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পরেও কার এত ক্ষমতা হলো যে সমস্ত কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে এইভাবে সারা বাংলা জুড়ে সন্ত্রাস করতে, সেই বিষয়টা কোন নিরপেক্ষ তদন্ত করবার যারা अधिकारी। हम लोग स्थितियों को देखेंगे, जिनको चोट लगी है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं या बाकी लोग उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम अपनी पूरी रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। कल से दिल्ली का मीडिया मेरे पीछे था, तो हमसे वो पूछ रहे थे, तो मैंने एक सवाल किया, मैं उम्मीद करता हूं कि ममता जी हमें जाने देंगी। एक बार सतपाल जी आए थे, इनको एयरपोर्ट के बाहर ही रोक दिया था। एक बार ब्रिजलाल जी आए थे, उनको भी रोक दिया था। तो मैंने ममता जी से कहा कि ममता जी, मैं भी देखता हूं, उम्मीद करता हूं आप हमें जाने देंगी। हम एयरपोर्ट पे लैंड कर गए, आपके पास आ गए। अब মোয়া ঘোট বেঁধেছিল, তাদের এইসব প্ল্যানিং ছিল গন্ডগোল করবার।
কি করেনি? কোর্ট আমাদের যা নির্দেশ দিয়েছে আমরা মেনেছি, বিএসএফ পাঠিয়েছে মেনেছি, সিআরপিএফ পেটেছে মেনেছি, 800 ফোর্স পাঠিয়েছে মেনেছি, সবটাই তো মেনেছি। আর বাকিটা কোথায় আছে? ত্রিপুরায় যখন 93% সিটে ইলেকশন হয় না, কোথায় থাকে তখন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি অথবা কিছু আতেল যারা সেজেগুজে বসে পড়েন টিভিতে, বড় বড় কথা বলেন? উত্তরপ্রদেশে যখন 67%-এর মতো সিটে ভোট হয় না, কোথায় থাকেন তারা? মণিপুর চলছে আজকে 2 মাস ধরে, কশো লোক মারা গেছে আমি জানি না, কোথায় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি? এনআরসি নিয়ে আসামে এত লোক খুন হয়ে গেল, কাউকে যেতে দেওয়া হলো না, কোথায় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি? উত্তরপ্রদেশে এনআরসি নিয়ে এত অত্যাচার হলো, এনকাউন্টারের নামে অন্তত 1000 লোককে খুন করে দিয়েছে, কোথায় এনআরসি? কোথায় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি? এখানে বিজেপি নেতারা বলছেন আমরা থাকলে আমরা এতদিন এনকাউন্টার করে দিতাম। কাকে এনকাউন্টার করবে? মানুষকে? আগে নিজেদের কাউন্টার করতে গিয়ে মানুষকে এনকাউন্টার করতে যেও না। তা সত্ত্বেও আমি বলবো, যারা মারা গিয়েছেন কিছু রাজনৈতিক দলের, এখানে আমি হ্যাভ স্যার হ্যাভ নটস করে দেখাচ্ছি না, আমি সবার কথাই বলছি, তাদের সকলের জন্যই আমি দুঃখী, সমব্যথী, তাদের পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানাই। দে আর দ্য ভিকটিমস অফ দ্য সার্কামস্ট্যান্সেস। পুলিশ যথারীতি পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড দিচ্ছি টু টেক অল নেসেসারি অ্যাকশন এগেনস্ট অফ এভরিবডি যারা ইনভলভ এইসব ব্যাপারে। 2, আমাদের সরকার ঠিক করেছে তাদের পরিবারগুলোকে সাহায্য করবার জন্য আমরা 2 লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি সব পরিবারকেই। 19 জন মারা গেছে মোট ইলেকশনের ডেট অফ নোটিফিকেশান থেকে, তার মধ্যে 10 জন বা 12 জন আমাদেরই আছে, ম্যাক্সিমামটা আমাদের লোকই মারা গেছে। এবং পোলডেতে 7 জনকে নিয়ে, তার মধ্যেও 4 জন আমাদের, 3 জন নানা রকম সবার মিলেমিশে। এবং তাদের देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।